स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 23 जून 2025 से होनी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 8। इससे पहले 7 मॉडल पेपर हम इस चैनल पर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मॉडल पेपर सोल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इनको ज़रूर सोल्व करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। साथियों, मॉडल पेपर नंबर 8 अब तक का सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा मॉडल पेपर है। जितने भी मॉडल पेपर करवाए हैं सबसे अच्छा मॉडल पेपर अभी तक नंबर 8 का है। पहले वाले भी अच्छे हैं, लेकिन हर मॉडल पेपर पिछले मॉडल पेपर से हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर बने। इसमें 75 क्वेश्चन है। जब मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लो तो बताइए कमेंट में कि इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को, इस मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला सवाल है, किस ज़िले में स्थित नीलकंठ महादेव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा? हम इनकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सवाल होगा और उसका आंसर होगा। करौली, धौलपुर, बारा, दौसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दौसा। ठीक है, दौसा जिले में ये रोपवे बनाया जाएगा। असंगत का चयन करें, जो असंगत है वो हमें बताना है। ढोला मारूरा दोहा, कवि कल्लोल, कान्हा हैदड़े प्रबंध, पद्मनाभ, बुद्धि विलास, बख्त राम शाह, जगत विलास, कृपाराम खड़िया। इनमें असंगत कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, जगत विलास, कृपाराम खिड़िया। ये असंगत है। क्यों है? क्योंकि जो जगत विलास पुस्तक है वो लिखी थी दोस्तों नेकराम ने। किन्होंने लिखी थी? नेकराम ने। और कृपाराम खिड़िया की किताब का नाम है दोस्तों चालकनेसी। क्या नाम है? चालकनेसी। चालकनेसी क्या है? चालकनेसी एक नाटक है जो कृपाराम खिड़िया ने लिखा था। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? रांगड़ी है ये किस बोली की उपबोली है? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रांगड़ी बोली है वो है दोस्तों मालवी भाषा की उपबोली। ठीक है, ऑप्शन 3 जो 3 नंबर का सवाल है इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रांगड़ी बोली है यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है, तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थानी गीत विरह का प्रतीक नहीं है? झोरवा, सुमटिया, फलसड़ा, पीपली। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 3 या से। फलसड़ा है वो एक विरह गीत न होकर क्या गीत है? विवाह पर गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, ये जो गीत है ये विवाह पर गाया जाता है। झुरवा एक विरह गीत है और ये गीत कहाँ का है? जैसलमेर का। कहाँ का है? जैसलमेर। सुमटिया है, सुमटिया जो गीत है ये भील जनजाति की स्त्रियाँ गाती है। किस जनजाति की? भील जनजाति की। पीपली है ये शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़ में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक विरह गीत है। ठीक है, तो फलसड़ा है ये विरह गीत न होकर विवाह पर गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन से है उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पीर संतों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत कहलाते हैं? हिंडा, जकड़िया, बादली गीत, कलाड़ी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा जकड़िया। जकड़िया गीत है वो पीर संत महात्मा की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक गीत होते हैं। हिंडा जो गीत है ये सहरिया जनजाति का है। किसका है? सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर हिंडा नामक गीत गाए जाते हैं। ये भी आप याद कर ले। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? 4 बेत लोकनाट्य कला का संबंध किस जिले से है? यह है दोस्तों टोंक से। करीम खान निहंग, जसमल ओडवा, बंशीधर भट्ट, हमीद बेग। 4 बेत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? ये किया था दोस्तों करीम खान निहंग ने। ऑप्शन ए है या ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 4 बेत लोक नाट्य कला है ये मूल रूप से अफगानिस्तान की नाट्य कला है। और ख़ास बात ये कि ये जो नाट्य कला है इसका प्रारंभ है नवाब के, टोंक के नवाब फैजुल्ला के समय में हुआ था। ये भी आप याद रखिए। सवाल नंबर 7 है, चित्रकार अली रज़ा, हमीद रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अजमेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। अली रज़ा, हमीद रुकनुद्दीन, रामलाल का संबंध किस चित्र शैली से है? यह है दोस्तों बीकानेर चित्रशैली से। बीकानेर चित्रशैली की उत्पत्ति है या शुरुआत है वो 16वीं सदी के अंत में मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, वेबेल प्लान। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा क्रिप्स मिशन। ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा? अबुल फजल, राजशेखर, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद। ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये बात कही थी अबुल फजल ने। किसने कही थी? अबुल फजल ने। तानसेन और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल नवरत्न थी। ठीक है, और ख़ास बात अबुल फजल की एक किताब आईने अकबरी है जो उस वक्त की सबसे मशहूर किताब मानी जाती है। तानसेन का जो मूल नाम है, असल नाम है, वो है दोस्तों जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। क्या नाम है? रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे नाम है वो तानसेन का मूल नाम है या असल नाम है। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? मालदेव, सुजा, राव गंगा, वीरमदेव। खानवा का युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1527 में। किसके बीच में हुआ? ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें अंतिम विजय बाबर की हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों मालदेव। मालदेव के नेतृत्व में 3000 सैनिकों की एक सेना राणा सांगा की सहायता के लिए भेजी गई थी। उस समय मारवाड़ का जो शासक था वो था राव गंगा। राव गंगा है वो मालदेव का पिता था। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में सत्य कथन है, जो सही है वो है हमें बताना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत प्रदेश के 15,000 गाँवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित गाँवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी। इस योजना का उद्देश्य चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। जो बीपीएल परिवार हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत प्रदेश के 15,000 नहीं बल्कि कितने गाँवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है? 5,000। कितने गाँवों को? 5,000। ये बात भी आप याद कर ले। सवाल नंबर 12 है, 1923 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने बयावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? यह सवाल घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बयावर से 1923 में राजस्थान अखबार किसने प्रकाशित किया? मुंशी समर्थदान, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय। ये अखबार किसने निकाला? ये अखबार निकाला था दोस्तों ऋषिदत्त मेहता ने। अपने दौर का एक मशहूर अखबार है जिसका नाम है राजस्थान अखबार। ये 1923 में बयावर से ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो 1921-22 में भील आंदोलन चलाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने, जमनालाल बजाज ने, शोभाराम ने, विजय सिंह पथिक ने। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, इसी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के शासक को 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों जयपुर। जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तब जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। उन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्ज़ा इस्माइल से जेंटलमैन एग्रीमेंट कर लिया था और ये एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों 1942 में। इस एग्रीमेंट के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहेगा। कुछ कार्यकर्ता इस बात से नाराज़ हो गए और उन्होंने एक नया संगठन आज़ाद मोर्चा बना लिया था। ये कब बना था दोस्तों? ये भी 1942 में बनाया गया था। अगला सवाल है,
मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 23 मार्च 1949। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? ये हुआ था दोस्तों 15 मई 1949 को। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े युगों में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। ढोल नृत्य, जालौर, डांडिया नृत्य, मारवाड़, बमरसिया नृत्य, बीकानेर, गिंदड़ नृत्य, शेखावट। इनमें से कौन सा युग में जो सही सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन से बमरसिया बीकानेर। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बमरसिया जो नृत्य है वो कहाँ का है? ये है दोस्तों अलवर और भरतपुर का। ठीक है, अलवर और भरतपुर का बम नृत्य है। बात करें हम बीकानेर की, तो बीकानेर का जो प्रमुख नृत्य है वो है दोस्तों अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य, जो जसनाती सिद्धों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन दर्शन किसी संस्था के निरंतर प्रगति को दर्शाने वाला होता है। कथन किस विद्वान का है? टिक्योम के बारे में यह डेफिनेशन किसने दी? सेलर, सीर तथा लोजियर, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग, बुन्स टेकमेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सेलर। ये जो परिभाषा है ये सेलर ने दी थी। अगला सवाल, निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर शिक्षण की उन्नति है तो सभी योजनाएं बनाई जाती है। यह कथन किस विद्वान का है? निरीक्षण के बारे में यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, बारवा बटन, स्विफ्ट, डॉक्टर मुखर्जी। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी दोस्तों बारवे बटन ने। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 19 है, विद्यालय वार्षिक योजना में द्वितीय खंड की विशेषता है। विद्यालय वार्षिक योजना में जो द्वितीय खंड होता है उसकी क्या विशेषता है? विद्यालय की सामान्य सूचना, वर्तमान सत्र की कार्यक्रम वार योजना, गत सत्र की उपलब्धियाँ, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा गत सत्र की उपलब्धियाँ। विद्यालय वार्षिक योजना के 3 खंड होते हैं। पहले खंड में विद्यालय की सामान्य सूचना दी जाती है। दूसरे खंड में जो गत वर्ष की उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताया जाता है। और जो तीसरा खंड है उसमें वर्तमान सत्र की कार्यक्रम योजना बताई जाती है। ठीक है, 3 खंड होते हैं, तीनों ये आपस में आपको बता दिए गए हैं। फिर सवाल नंबर 20 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बना था ने किस आकार के विद्यालय भवन को सर्वोत्तम आकार का विद्यालय माना है? वी आकार, ओ आकार, वाई आकार, यू आकार। विद्यालय कई आकार में होते हैं, जैसे ओ आकार है, वी है, यू है और एच है, आई है, एल है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमें बताना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस विद्यालय भवन को सर्वोत्तम आकार का विद्यालय माना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों यू आकार। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यू आकार के विद्यालय को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा विद्यालय माना है। तो ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन का आयोजन है वो हुआ था दोस्तों उदयपुर में। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 22 है, कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? जो गलत है वो हमें बताना है। इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, धारा है। ठीक है, भाग का मतलब यहाँ धारा है। ठीक है, धारा की जगह भाग नाम लिखा गया है, धारा नाम है, हर जगह धारा ही आ गया। इसका धारा 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान है। धारा 28 शिक्षकों की निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। इनमें से कौन सी बात है वो गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इसका भाग 14 या धारा 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। ये बातें गलत है, वो इसलिए कि ये भाग या धारा 14 में नहीं, ये बात कही गई है धारा 13 में। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 23 है, समसा के द्वारा संचालित
शारदीय छात्रावासों का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? समसा के द्वारा जो शारदीय छात्रावास चलाए जा रहे थे उनका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? आयुष्मान विद्यालय, ज्ञानोदय, मौलाना आज़ाद विद्यालय, सरस्वती वंदे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, ज्ञानोदय। सवाल नंबर 24 है, आदर्श विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? 2014-15, 2017-18, 2015-16, 2018-19। आदर्श विद्यालय योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई थी दोस्तों 2015-16 में। तो ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है RSCERT का विस्तारित रूप है। RSCERT की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो सवाल नंबर 25 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, एजुकेशनल नहीं बल्कि एजुकेशन होगा। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उस द्विंद को कहते हैं? ग्राह्य ग्राह्य द्विंद, परिहार परिहार द्विंद, ग्राह्य परिहार द्विंद, दोहरा ग्राह्य परिहार द्विंद। जब कोई धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो और दोनों को ही प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो वह द्विंद कहलाता है दोस्तों ग्राह्य ग्राह्य द्विंद। जब धनात्मक हो तो ग्राह्य और ऋणात्मक हो तो परिहार। यहाँ पर दोनों ही धनात्मक है तो ग्राह्य ग्राह्य द्विंद होगा। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। यह एक परिवर्ती अवस्था होती है, यह पहचान की खोज का समय होता है, यह वास्तविकताओं का समय होती है, यह वयस्कावस्था की दहलीज होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? कौन सी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों यह वास्तविकताओं का समय होती है। ये क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन से। असत्य कथन है, इनमें से जो असत्य कथन है वो हमें बताने हैं। हमारे पास जो कथन दिए हुए हैं वो है IASE के 8 विभाग हैं। IASE बीकानेर जिसकी स्थापना 1940 में हुई का आदर्श वाक्य वार्ड में तब उचेते है। IASE अजमेर जिसकी स्थापना 1941 में हुई का वाक्य विद्या विमुक्ति है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? 1, 2, 3 कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो असत्य है वो दोनों ही असत्य हैं। 1 नंबर है IASE के 8 विभाग हैं, ये बात सही है और बाकी के दोनों गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 29 है, डाइट द्वारा किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। जो डाइट कार्य करती है उनमें कौन कौन से शामिल है? सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं व नोडल स्कूल को परामर्श व सहायता देना, कक्षा 8 व 10 की परीक्षाओं का आयोजन व मूल्यांकन कार्य करवाना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। इनमें से डाइट के कार्य कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1, 2, 4 है वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कक्षा 8 व 10 की परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? ये आयोजन कराता है दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये जो 3 नंबर है ये गलत है, 1, 2, 4 है वो सही होंगे। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल है 11.60, 10.11, 10.41, 5.6%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये एकदम आसान सा सवाल है। जब से हमने राजस्थान को पढ़ा तब से इस सवाल को पढ़ रहे हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ये हमें सुमेलित करने हैं। हमारे पास सूची 1 और सूची 2 है, इनको सुमेलित करके हमें बताना है। एक तरफ दिए हुए हैं मरहो, इंसेलबर्ग, बालसन, रनिया टाट, मरुस्थल क्षेत्र में अपर्दित चट्टानी खंड, नमकीन या लवणीय क्षेत्र, मरुस्थल में पहाड़ी क्षेत्र में गिरी हुई झील, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूपों के बीच रेत मुक्त कॉरिडोर, बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल युक्त निम्न भूमि।
इनको हमें आपस में मिलाना है और देखना है कि इनमें कौन सा जो आंसर है वो सही है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या होगा, ये हमें बताना है। मरहो किसे कहते हैं? मरहो कहते हैं दोस्तों बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा जल युक्त निम्न भूमि। ठीक है, ये होगा ए में, क्या होगा ए में होगा 5। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र में अपरदित चट्टानी खंड। बी में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, बी में क्या आएगा? 1। बालसन, बालसन किसे कहेंगे? बालसन कहेंगे दोस्तों मरुस्थल में पहाड़ी क्षेत्र से घिरी झील को। ठीक है, इनको हम 3 कहेंगे। रन या टाट क्या कहेंगे? नमकीन या लवणीय क्षेत्र। ये होगा रन या टाट, इसमें 2 आएगा। तो 5 1 3 2 ये है ऑप्शन बी में 5 1 3 2। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में अरावली की सबसे न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है? सीकर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। किस जिले में अरावली की सबसे न्यूनतम ऊंचाई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन द अजमेर। ठीक है, अजमेर में अरावली की सबसे ऊंचाई कम है। फिर सवाल है राजस्थान में कम वर्षा के कारण है। राजस्थान में वर्षा कम होने के क्या कारण है? अरब सागरीय मानसूनी हवाओं का अरावली के समानांतर निकल जाना, अधिक तापमान के कारण आर्द्र हवाओं का वाष्पीकृत हो जाना, बंगाल की खाड़ी शाखा का लंबा मार्ग तय करके आना जिससे आर्द्रता का अधिकांश भाग पहले ही नष्ट हो जाना। इनमें से राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण कौन कौन से हैं? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 1 3 2 3 1 2 1 2 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन द। ये तीनों ही कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। निम्न में से किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई? मोदी का नीति शास्त्र किताब किसने लिखी? शिवम जैन, हिमांशु गुप्ता, अंकित कुशवाहा, आदित्य सी अग्रवाल। मोदी का नीति शास्त्र किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी दोस्तों आदित्य सी अग्रवाल ने। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है? न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किस जिले का है ये हमें बताना है। धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, टोंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ब, जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। फिर अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उसकी किस्म है कि कौन सी फसल कौन सी किस्म है और किस फसल से संबंधित है। फसलों के नाम है गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। किस्म दी हुई है राजस्थान 3077, जया, राजकिरण, नवज्योति, चरी। ये हमें बताना है कि कौन सी किस्म किस फसल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये हमें बताना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए ब स द। इनको हमें पहले मिलान कर लेते हैं फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या आएगा। गेहूँ, गेहूँ की किस्म है दोस्तों राज 3077। चावल की किस्म है जया। जौ की किस्म है राजकिरण। मक्का की किस्म है नवज्योति। यानी 1 2 3 4 आएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। सार्वजनिक उपक्रम उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कब व किसके सहयोग से स्थापित किया गया? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है 1967 अमेरिका के सहयोग से, 1966 ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से, 1966 रूस के सहयोग से, 1967 कनाडा के सहयोग से। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 1966 ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो ब्रिटेन के सहयोग से 1966 में स्थापित किया गया। सवाल नंबर 38 है फेल्सपार खनिज की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? जो फेल्सपार है उसकी प्राप्ति किस चट्टान से होती है? हमारे पास ऑप्शन है नीस, पेगमेटाइट, फास्फेट, ग्रेनाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पेगमेटाइट। ठीक है, फेल्सपार खनिज है उसकी प्राप्ति पेगमेटाइट चट्टानों से होती है। तो ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? दूसरा पूछा है हमें। हमारे पास ऑप्शन है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, कालीसिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, पहला कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व है।
157 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 175 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 182 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में पशु घनत्व कितना है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। पशु गणना है वो हर 5 वर्ष के बाद में होती है। लास्ट पशु गणना है वो 2019 में हुई थी। भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, जापान। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, फिर चीन, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और चौथे नंबर पर अब कौन सी है? भारत। 5वें पर आ गई जापान। पहले चौथे पे जापान थी, अब 5वें पर आ गई भारत। पहले 5वें पे थी, अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? राजस्थान में पहली इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? 15 जुलाई 2019, 5 सितंबर 2020, 4 फरवरी 2010, 7 अप्रैल 2012। राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 4 फरवरी 2010 को। ठीक है, ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊर्ध्व, ध्यात्मिक, श्रृंगार केंद्रीय, व्यावसायिक, शुद्धिकरण, सन्यासी, मृत्युपरांत। इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों शब्द शुद्ध हैं, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन से व्यावसायिक, शुद्धिकरण। ये दोनों के दोनों शब्द क्या हैं? शुद्ध हैं। बाकी में जो एक वर्ड है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन से है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताइए। इसमें हमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। यह बुद्धिमान स्त्री है, आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, सीता की आंख से आंसू बह रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सीता की आंख से आंसू बह रहे हैं। ये वाक्य है, ये शुद्ध है। बाकी के तीनों क्या है? अशुद्ध या गलत है। सही परिभाषिक शब्द नहीं है। रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी, डिटरेंट, निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण, डिफेक्टो, वस्तुतः। इनमें से सही परिभाषिक शब्द कौन सा है नहीं है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन से लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कानूनी संरक्षण। ठीक है, ये हिंदी में लिखा गया। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन का अर्थ होता है कानूनी संरक्षण। कौन सा होता है? कानूनी संरक्षण। यहाँ पे दिया हुआ है न्यायिक संरक्षण, तो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। संधि की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। जो गलत संधि हुई है वो हमें बतानी है। भ्रातृ प्लस उपकार, भातृपकार, गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, वधु प्लस इच्छा, विद्विच्छा, मधु प्लस हरि, मधुवरी। इनमें से जो असुमेलित है, जो गलत है वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन से वधु प्लस इच्छा, वधविच्छा। ये बात गलत है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 47 है। निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ कौन सा नहीं है? गोद, चिन्ह, भाग्य, गुहा। अंक का अर्थ कौन सा नहीं है इनमें से? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों गुहा। ठीक है, ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? कौन से राज्य है संघ शासित क्षेत्र है जिनमें लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है? गोवा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम। ये 2 नाम दिए हुए। तो इनमें से कौन सा लोकसभा एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें सिर्फ लोकसभा की 1 सीट है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़ और सिक्किम। ये 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है। तो ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्याय की संकल्पना का विचार लिया गया है। हमारे पास ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन से रूस। ठीक है, बाद में संविधान में न्याय की संकल्पना का विचार वो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों रूस से। तो ऑप्शन स है वो उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसदीय कार्यपालिका के संदर्भ में असत्य कथन है। संसदीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
मंत्री कार्यपालिका व विधायिका दोनों का ही सदस्य होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली का होना, सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। जो असत्य कथन है भारतीय संसदीय कार्यपालिका के बारे में, तो वो हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ये बात क्या है? गलत है। सरकार का मुखिया राष्ट्रपति नहीं होता। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अस्थिर सरकार वाली कार्यपालिका है। इसका तात्पर्य है भारत की जो व्यवस्थापिका है कार्यपालिका, उसके बारे में कहा जाता है कि यह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है? सरकार की कार्यकाल सीमा अनिश्चित है। जब तक राज्यसभा में विश्वास मत है तब तक सरकार है, जब तक लोकसभा में विश्वास मत है तब तक सरकार है सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, जब तक लोकसभा में विश्वास मत है तब तक सरकार है। जिस समय लोकसभा में विश्वास मत खत्म होता है, सरकार गिर जाती है। तो ऑप्शन सही है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत का राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन से संबंधित हमें 2 कथन दिए गए हैं, उनको पढ़कर सही जवाब देना है। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। सही कथन है। ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा केवल 1। ठीक है, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये बात एकदम सही है। राजस्थान के MLA का वोट मूल्य अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग है, केरल का अलग है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये बात गलत है। ठीक है, तो केवल 1 है वो सही है। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पेंडुलम छड़ी तीव्र गति से किस ऋतु में चलती है? किस ऋतु में पेंडुलम छड़ी वो तीव्र गति से चलती है? ग्रीष्म, शीत, बसंत, वर्षा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में पेंडुलम की घड़ी है वो तीव्र गति से चलती है। तो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है तथा शिशुओं में अधिक सक्रिय होती है? पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों थाइमस ग्रंथि। ये वह ग्रंथि है जो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी और शिशुओं में अधिक सक्रिय होती है। वो कौन सी ग्रंथि है? वो है दोस्तों थाइमस ग्रंथि। अंगों के उपयोग व अनुपयोग पर आधारित सिद्धांत किसका है? डार्विनवाद, मेंडलवाद, लेमार्कवाद, नव डार्विनवाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है लेमार्कवाद। ठीक है, ऑप्शन है उस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, शिमला, कोलकाता, नागपुर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है दोस्तों देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस के घटक है CO2 व N2, CO व H2, CO2 व H2, CO व N2। प्रोड्यूसर गैस के घटक कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों CO व N2। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं जिसका नाम है A, B, C, D, E और F। A और E भाई हैं, F E की बहन है, C A के चाचा का इकलौता बेटा है, B और D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो C F से किस प्रकार संबंधित है? जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? चचेरा भाई, भाई, बेटा, चाचा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा चचेरा भाई। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर चचेरा भाई आएगा। फिर है यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ प्लस है तथा गुणा का अर्थ माइनस है तो 20 - 16 + 4 × 3 भाग 2 का मान है। जब हम इसको सेट करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 20, 16, 4, 3, 2। हमें दिया हुआ है प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ पर प्लस है तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा? भाग। यहाँ पर हम इसे भाग में बदल देते हैं।
फिर है भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर आखिर में भाग दिया हुआ, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर है गुणा का अर्थ है माइनस, यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, इसका अर्थ है माइनस। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, अब हमारा उत्तर आएगा दोस्तों 18। तो ऑप्शन सही है वो उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न अनुक्रम में लुप्त पद है, जो लुप्त है वो हमें बताना है। 9, 27, 31, 155, 161, 1127। अब आगे क्या आएगा, 316, 1135, 1288, 2254। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारे पास जो दिया हुआ है दोस्तों वो है 9, 27, 31, 155। ठीक है, कितना है, 155, 161 और 1127। ये कैसे हुआ ये हम देख लेते हैं। 9 गुणा 3 कितने होते हैं दोस्तों, 27। 27 में हम ऐड करेंगे 4। फिर है 31 गुणा 5, हम इसे कितने से गुणा करेंगे, 5 से, और प्लस कितना कर देंगे, 6, तब कितना आएगा, 155। 155 को अब हम कितने से गुणा करेंगे, ये करेंगे हम दोस्तों 7 से। ठीक है, और इसमें कितना ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे हम दोस्तों अब 8। ठीक है, तब कितना आ जाएगा, 1127। इसी तरह से जैसे 3, 5, 7, 4, 6, 8, अब कितना जुड़ जाएगा इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, तो इसमें इसे एक बार फिर से समझते हैं। 9 गुणा 3, इसे हम 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट है, ये 20 में आ गया। 9 गुणा 3 कितने होगा, 27। प्लस कर देंगे हम इसमें कितना, इसमें हम प्लस करेंगे 4, कितना हो जाएगा, 31। 31 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 5 से, कितना होगा, 155। इसमें हम ऐड कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 161। 161 को अब हम कितने से गुणा करेंगे, 7 से, कितना आएगा, 1127। अब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 8। देखो आप, 3, 5, 7, 4, 6, अब कितना आएगा, 8। जब हम 1127 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1135। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेमी वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल है, एक 20 सेमी के रंगे हुए घन को 4 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे घन बनेंगे जिसकी केवल सतह रंगी हो, जिसकी केवल एक सतह रंगी हो। 30, 36, 40, 44। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 36। ठीक है, ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करना होता है। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगम करता के बीच व्यक्तिक भिन्नता का कोई विचार नहीं कर सकता। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है। उनके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उसको शिक्षा मनोविज्ञान के निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करना होता है, इसलिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय संवाददाताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी चीज़ें प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। एक वर्ग का मध्य बिंदु निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, अपर सीमा से अधर सीमा घटाकर, अपर और अधर सीमा जोड़कर, अपर व अधर सीमा के अंतर को 2 से भाग देकर, अपर व अधर सीमा के जोड़ को 2 से भाग देकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आएगा दोस्तों अपर व अधर सीमा के जोड़ को 2 से भाग देकर। अगला सवाल है, अक्ष तथा 1 अक्ष का माध्य m है, तो अक्ष स्क्वायर तथा 1 अक्ष स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ऑप्शन है 2m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 2, m2।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा m² - 1। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सारा जोसेफ, पुनीत मेहरा, विकास अवस्थी, प्रतिभा रे। तो किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सारा जोसेफ को। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैक्स दास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉक, जॉय कोस जी का अर्थ है गर्ल बिहेव गुड, नगडर कोस का अर्थ है गर्ल्स मेक्स मिसचीफ, दास अजय कोस का अर्थ है लिटिल गर्ल फेल, ऐसे में फ्रॉक का सांकेतिक कूट क्या है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों मैक्सी। मैक्सी शब्द है वो फ्रॉक के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ब है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण में ये जो बीच में निशान है के स्थान पर रखा जाने वाला गणितीय चिन्हों का समीकरण या समूह को चुनिए। इनके बीच में कौन सा समीकरण लगाएंगे कि ये सारा एकदम सही हो जाएगा? 14 6 5 14 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन से भाग गुणा बराबर प्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 है, लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख। 5 लाख महिलाओं से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 लाख। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन है आखिर में, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। पैसिव का एक्टिव बनाना है, जो एक्टिव है इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। दिस लेटर मे बी पोस्टेड बाय यू, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर मे बी पोस्टेड प्लीज़। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा दोस्तों यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ऑप्शन से है वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स द कॉलेज विल क्लोज्ड। यहाँ पर जो खालिस्तान यहाँ पर क्या आएगा? बीइंग, बी, श्योरली, मस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी। इफ़ इट रेन्स द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आई सेड टू हिम डू यू डेफिनेटली नीडेड द सूट नेक्स्ट वीक। ऑप्शन है, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही डेफिनेटली नीडेड द सूट द फॉलोइंग वीक, टास्क्ड हिम इफ़ ही नीडेड द सूट द नेक्स्ट वीक, I asked him if he definitely need the suit the following week, I asked him if definitely he needed the suit the next week। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पाएंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो आएगा I asked him if he definitely needed the suit the following week। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इस क्लास का, अपने इस मॉडल पेपर का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड द चेयर। तो यहाँ खालिस्तान इस पर क्या आएगा? ऑफ टू ऑफन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑफ, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। लास्ट क्वेश्चन अपने इस मॉडल पेपर का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेश्चन है, इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? थ्रस्टी, सिक, इंक्वायरिंग, क्वेश्चनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सिक, ठीक है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये मॉडल पेपर पसंद आया है। ऐसे ही और मॉडल पेपर हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।